हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया एंड इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कितनी इंपॉर्टेंट है डेट्स, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। यानी जो हिस्ट्री में डेट्स है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंजेस अकर ओवर टाइम, हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड बिफोर एंड। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है वो सारी डेट्स के ही पीछे है एंड वो डेट्स को लर्न नहीं कर पाते। तो बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री डेट्स के ऊपर नहीं बेस्ड है पूरी तरीके से। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कैसे कैसे कोई कोई पर्टिकुलर जगह पहले कैसे थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि इंडिया ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसा था एंड कैसे उसमें चेंजेस आए टाइम के साथ। कैसी चीज़ें पास्ट में थी, नहीं कैसी चीज़ें ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी एंड कैसे इंडिया में चीज़ें चेंज हुई इंडिपेंडेंस के बाद। कैसी चीज़ें बिफोर थी एंड कैसे चीज़ें बदल गई एंड आफ्टर में। व्हेन वी आर क्यूरियस वी आस्क क्वेश्चंस दैट आर हिस्टोरिकल। कभी कभी चीज़ों को देख के हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ कब स्टार्ट हुई, कि लोगों ने ये चीज़ करना कब स्टार्ट किया होगा या कौन सी डेट पे किया होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कभी कभी चाय पीते वक्त या कॉफ़ी पीते वक्त ये सोचते हैं कि ये टी लोगों ने पीना कब स्टार्ट किया होगा। या रेलवेज को देख के हमारे मन में विचार आता होगा कि रेलवेज कब स्टार्ट हुए होंगे और रेलवे से पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे कवर करते थे। न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर जब नहीं था तो लोगों तक खबरें कैसे पहुंचती थी। सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। सो समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू प्रिसाइज डेट। यानी कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर डेट बताना बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। जैसे हम टी के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाय के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाय पीना लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं स्टार्ट किया होगा, उसमें बदलाव आए। यानी पहले लोगों ने थोड़ी अलग टाइप की चाय बनाई, फिर धीरे धीरे उसके टेस्ट में चेंजेस आए एंड जो अभी हम चाय पी रहे हैं वो उनका फाइनल रिजल्ट था और यही चाय सबको पसंद आई, इसलिए उन्होंने इसको चला दिया। सो उन्होंने धीरे धीरे जो टी है उसमें चेंजेस करे, उसे और अच्छा बनाया और अच्छा बनाया। सो इसीलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों ने एक एक डेट पे नहीं स्टार्ट किया होगा, एक फाइन डे पे नहीं स्टार्ट किया होगा चाय पीना। धीरे धीरे हर चीज़ में चेंजेस आए, उसे और अच्छा बनाया, उसे और अच्छा बनाया। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एसोसिएटेड विद बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जब हिस्ट्री बैटल्स और बिग इवेंट्स पे ही बेस्ड होती थी। जैसे एग्जाम्पल, किंग वाज क्राउन्ड व्हेन ही मैरिड, व्हेन ही हैड अ चाइल्ड, व्हेन ही फॉट अ पर्टिकुलर बैटल, या कब उसकी डेथ हो गई, कब कोई कब कोई प्रिंस राजा बना, कब उसकी शादी हुई एंड व्हेन ही हैड अ चाइल्ड, कब उसका चाइल्ड हुआ और कब उसने कोई पर्टिकुलर बैटल लड़ी या कब उसकी डेथ हो गई। तो ये सब पहले जो हिस्ट्री थी उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री बेस्ड होती थी, बिग बैटल्स और बिग इवेंट्स के बारे में। और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सी डेट्स। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। कैसे, किस क्राइटेरिया से, यानी किस बेस पे हम किसी सेट ऑफ डेट्स को इंपॉर्टेंस दे देते हैं और किस सेट ऑफ डेट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। हम किसी सेट ऑफ डेट्स को इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारा फोकस ही उसी सेट ऑफ डेट्स पे होता है। Our focus of study changes if we begin to look at new issues. A new set of dates will appear significant. यानी अगर हम इस चीज़ को छोड़कर दूसरे इशू पे ज़्यादा फोकस करें तो वो इशू हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस हो जाएगी उस इशू की। और इस यानी आपके पास ए एंड बी इश्यूज हैं, अगर आपने ए इशू को छोड़कर अगर आपने बी इशू पे ज़्यादा अपना फोकस दिया तो आपकी लाइफ में बी वाले इशू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाए। यानी तो इससे हमें क्या पता चलता है, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ जाती है और वो चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश historians in India. Rule of each governor general was important. The first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. Dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements, nothing outside their lives that was important for us to know. इसका मतलब जो हिस्ट्रीज थी पहले वो किस बारे में होती थी, यानी जो हिस्ट्रीज ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी, इंडियन हिस्टोरियंस ने नहीं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी थी वो ज़्यादातर जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से और एंड हुई लॉर्ड माउंटबेटन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और जो हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी वो ज़्यादातर मेनली बेस्ड होती थी क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में करी या क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने निकाली थी या कौन कौन सी पॉलिसीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे। एंड इसकी उनकी लाइफ के आउटसाइड कुछ भी चीज़ उस हिस्ट्री में नहीं लिखी गई है। सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पॉलिसीज़, उनकी अचीवमेंट्स क्या कहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, इसी बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी थी वो इन्हीं सब चीज़ों पे थी। सॉरी, गवर्नर जनरल्स के ऊपर ही थी। अब हम पैराडाइज कैसे करते हैं, हाउ डू वी पैराडाइज। पैराडाइज क्या है वो अभी हम आगे समझेंगे। इन 1817 जेम्स मिल का नाम आपने सुना होगा, आप साइड में पिक्चर भी देख सकते हैं जेम्स मिल की। कौन थे वो? एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स। मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री थी उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उन्होंने उन डिवाइडेड जो इंडियन हिस्ट्री थी उसे जो 3 पीरियड्स में डिवाइड करा, उनका नाम उन्होंने रख दिया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने इस नाम को रिलीजन बेस्ड रखा था। एशियन सोसाइटीज वर एट लो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। यानी जो एशियन सोसाइटीज थी, इसका मतलब इंडिया भी एशियन में ही आता है। तो वो क्या था, वहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता था, या हम कह सकते हैं नहीं ना के बराबर होता था यूरोप से। यानी यूरोप में बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन होता था। बिफोर द ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम रूल्ड द कंट्री। जब ब्रिटिश इंडिया में आए उससे पहले हिंदू जो रूलर्स थे और जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने ही इंडिया को रूल किया था। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. यानी जो रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी हमारे मन में जो जाति के प्रति, पहले उस टाइम पे कहते थे कि छोटी जाति के लोग हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, सो उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, जो डोमिनेट कर देता था सोशल लाइफ को, जिसकी वजह से ही इंडिया में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। सो जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था उसकी वजह से उसने डोमिनेट कर दिया था सोशल लाइफ को। आपने डोमिनेट वर्ड बहुत बार सिविक्स में भी सुना होगा। आपने सुना है माइनॉरिटी पीपल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी पीपल्स उन्हें डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही मतलब है, सोशल लाइफ डोमिनेट होती थी जात पात की वजह से एंड और भी बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ों की वजह से। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से सोशल लाइफ डोमिनेट होती थी। ब्रिटिश रूल वुड सिविलाइज इंडिया। अब जो ब्रिटिश थे वो तो नई मॉडर्न सोच के थे, तो वो इंडिया को सिविलाइज कर सकते थे। टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, institutions and laws in India and ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, India was not capable of progress without it. अगर जो इंडियन लोग थे वो चाहते थे कि उनके यहाँ पे भी यूरोपियन मैनर्स आए, उनके जैसे आर्ट्स एंड जैसे वहाँ पे प्रोग्रेस थी, जैसे वहाँ पर जैसे वहाँ पे मॉडर्न कल्चर था वैसा ही कल्चर हो, एंड यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तरक्की करें। सो उसके लिए अकेले इंडिया इसमें कैपेबल नहीं था विदाउट ब्रिटिश हेल्प के लिए। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता था, लोगों में, इंडियन पीपल में एनलाइटमेंट, खुशी का माहौल होगा, लोग हमेशा खुश रहेंगे। सो बिना ब्रिटिश की हेल्प के इंडिया ऐसा नहीं कर सकता था। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मीडिवल एंड मॉडर्न। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने, इंडियन हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मीडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मीडिवल पीरियड क्या था। अ सोसाइटी वेयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसके क्या क्या फीचर्स थे जो मीडिवल सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करते थे। वो था कि जो नई नई साइंस टेक्नोलॉजी थी, साइंस की जो टेक्नोलॉजी थी, रीजन था, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी, ये सब मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं। ये अभी मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। ये सब मीडिवल में नहीं थे उस टाइम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया जात पात का होता था, एंड जो घर में बहुएं होती थी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये सब क्या था, उस टाइम में मीडिवल सोसाइटी का था। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हर किसी को लिबर्टी है, सब अपने फ्रीडम से, अपने अधिकार से रह सकते हैं, सबके अपने फंडामेंटल राइट्स है। ये सब मीडिवल पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये सब मॉडर्न पीरियड में ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी जितने भी साइंस के हैं, जात पात की जितनी भी चीज़ें हैं वो मीडिवल पीरियड में ही, जो जात पात वगैरह था वो मीडिवल पीरियड में एग्जिस्ट करता था। साइंस, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब मीडिवल पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये सिर्फ मॉडर्न फीचर्स है, यानी मॉडर्न फीचर्स हैं। अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। जब ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया
सो उन हाँ, वो इंडियन पीपल को इक्वालिटी नहीं देते थे, समान भाव से नहीं देखते थे, फ्रीडम नहीं देते थे, उन्हें लिबर्टी नहीं देते थे, यानी उनके साथ अत्याचार करते थे, उन पे बहुत सारों की लैंड भी छीन लेते थे उनसे। दिस दिस पीरियड इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉलोनियल पीरियड। जो ब्रिटिश रूल का जो पीरियड था, यानी जब तक ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया पे, इस जो पीरियड था इसे कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या था? British came to conquer the country and established their rule, subjugated local nawabs and rajas. अब जो ब्रिटिश थे उन्हें अगर इंडिया में अपना रूल करना था, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक उन्होंने राजा को ले लिया, अपने साथ एक राजा को मिला लिया, उसके कान भर दिए उन्होंने दूसरे राजा के खिलाफ, और उस राजा की उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उस राजा को दूसरे राजाओं से लड़वा दिया। और जब जिस राजा ने सारे राजाओं से लड़ाई करी थी, उससे उसके उसके अंडर आ गई सारी जितनी भी सल्तनत थी, है ना, जितने भी राज्य होते थे वो सब उसके अंडर आ गए। उसके बाद उन्होंने उस राजा को हटा के अपना ब्रिटिश रूल करा दिया वहां पे, यानी एक राजा को दूसरे सब राजाओं के खिलाफ लड़वाया और लास्ट में उसे भी हटा के अपना रूल कर लिया था उन्होंने लोकल नवाब्स और राजा को हरा लिया था। कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो क्या करते थे ब्रिटिश, वो उनका पूरा कंट्रोल था इकोनॉमी और सोसाइटी पे, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस पर उनका पूरा कंट्रोल था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब वो देखते थे। एंड सोसाइटी पे भी पूरा कंट्रोल था उनका। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इंडियन पीपल से, ताकि वो अपनी जो यूरोप में जितनी भी उनकी प्रोग्रेस है वो सब उसी पैसे से कर सके। बॉट गुड्स एट लो प्राइजेस, वो गुड्स को लो प्राइजेस पे खरीदते थे और उसके बाद यूरोप में उसे ज़्यादा दाम पे बेच देते थे। प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और वो फार्मर्स को मजबूर कर देते थे कि वो इस क्रॉप को उगाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोप में। ठीक है, सो द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। यानी जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल तरीके से अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है, तो इसे हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। यानी उस वहाँ की उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमिकल चीज़ों पे भी कर लिया, सोशल कैसी चीज़ें, वहाँ की कल्चर का भी वहाँ पे पूरा उन्होंने चेंज कर दिया, उसे अपने हिसाब से उन्होंने उसे ढाल दिया। एंड इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन रेफर करते हैं। होप कि आज जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।